हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स एंड उससे पिछला जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है हेरिडिटी एंड बिहेवियर के बीच का डिफरेंस। तो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम बायोलॉजिकल रिदम्स की तरफ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। बिहेवियर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड करता है उसके न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म पे, मतलब उसके नर्वस सिस्टम और उसके केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम, दोनों सिस्टम पे ये इनका बिहेवियर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम हेरिडिटी और बिहेवियर के बीच का ताल्लुक पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर का जो है हमारी इनहेरिटेंस से क्या ताल्लुक है। हमें हेरिटेंस के अंदर जो है ये बिहेवियर हमें मिलता है या नहीं मिलता, हमारे जीन्स के अंदर बिहेवियर होता है या नहीं होता, इनका ताल्लुक जो है हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो जो बिहेवियर होता है वो हमारा डिपेंड करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे हार्मोन्स के सिस्टम पे, हार्मोनल मैकेनिज्म जो भी हमारे होते हैं इन सभी पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा बिहेवियर। तो जिस तरह का हमारे न्यूरल जो प्रोग्रामिंग होगी वो जिस तरह की होगी उसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा। सच एज अ सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरह सा जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, तो उसके अंदर जो बिहेवियर्स होंगे वो भी वेल डेवलप्ड बिहेवियर्स नहीं होंगे, वो भी कंप्लीट बिहेवियर सही से शो नहीं करेगा। और नर्व सेल और सेंसरी सेल्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो कुत्ता होता है, डॉग, उसके जो सेंसरी सेल्स हैं, जैसे स्मेल के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो स्मेल के रिसेप्टर्स उनके जो है वेल डेवलप होते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं, इसलिए वो कुत्ता जो है वो ज़्यादा चीज़ों को जो है सूंघ सकता है, अच्छे से वो स्मेल का जो टेस्ट है, स्मेल जो है वो बता सकता है। लेकिन इंसान के पास इतनी ज़्यादा एपिथेलियम जो है वो डेवलप नहीं है। तो ये सेंसरी सेल, नर्व सेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सभी पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। Therefore, genes are associated with behavior because they control the development of all physiological system such as the nervous system। तो इसीलिए जीन भी रिलेटेड हैं हमारे नर्वस सिस्टम से, क्योंकि जीन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। और जीन अगर नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं तो उसी वजह से हमारा बिहेवियर भी नर्वस सिस्टम के हिसाब से बनता है। तो इसीलिए जीन का जो है वो इनडायरेक्टली ताल्लुक है किससे, हमारे बिहेवियर से। जिस तरह का हमारे जीन्स के अंदर बिहेवियर होगा उसी तरह का हमारे जो है हमारे अंदर बिहेवियर होगा। मतलब जैसे जीन्स हमारे पास मौजूद होंगे उसी तरह का हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, और उसी तरह का हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से उस तरह का बिहेवियर हमारे पास मौजूद होगा। तो जैसे कि इंसान के अंदर जो है सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि इंसान के पास वो जीन्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के जीन्स इंसान के पास मौजूद हैं, जो कि उस नर्वस सिस्टम को वेल डेवलप बनाते हैं, और उसकी वजह से इंसान का बिहेवियर जो है वो इंटेलिजेंट होता है। मतलब इंटेलिजेंस एक हमारा बिहेवियर है इंसान का। तो इस तरह से जीन्स जो है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जीन्स आर प्रोड्यूस protein which are important for behavior response, including turning on a gene for a specific hormone or its receptor, are affecting the growth of a nerve cell and its activity। तो जीन्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। जीन हमारे क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं? एंजाइम्स होती हैं। और एंजाइम्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारे हार्मोन्स बनाने के लिए हमारे हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स भी उन एंजाइम्स की वजह से बनते हैं। हमारे वो हार्मोन्स जो बन रहे हैं वो हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे नर्व सेल की ग्रोथ को, हमारे न्यूरॉन्स की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। डिफरेंट तरह से ये जो हार्मोन्स हैं और रिसेप्टर हैं और नर्व सेल हैं ये हमारे पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये क्यों कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि जो जीन्स थे उन्होंने प्रोटीन बनाई, और उन प्रोटीन की वजह से ये हार्मोन्स और ये सारे जो है बने हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, वो हमारे बिहेवियर के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो डिफरेंट जगह पे हमारी डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रोथ और नर्व सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर। और ये प्रोटीन्स जो है एक्चुअली किस फॉर्म में है? ये प्रोटीन हार्मोन्स की फॉर्म में है, ये प्रोटीन रिसेप्टर्स की फॉर्म में है, और ये प्रोटीन एंजाइम्स की फॉर्म में है। तो ये सभी जो है एक्चुअली हमारे जीन्स की वजह से हो रहा है। ये जीन्स जो है ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, और उन जीन्स की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो बन रहा है। तो जीन्स का ताल्लुक हमारी बिहेवियर से है, हेरिडिटी का ताल्लुक हमारे बिहेवियर से है। व्हेन द क्लासिकल मेथड्स वर experimentally demonstrated the genetic basis of behavior among the animals including interbreeding and artificial selection। तो डिफरेंट क्लासिकल मेथड से जो है इसको प्रूफ किया गया है, इस बात को कि हमारे जेनेटिक बेसिस का ताल्लुक हमारे बिहेवियर से है।
किस तरह से इनको क्लासिकल मेथड से इनको जो है एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड कैसे किया गया है, जैसे इंटरब्रीडिंग है और जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इंटरब्रीडिंग क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है हम आपस में क्रॉस लिंक करवाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसके ऑफ स्प्रिंग के अंदर, उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं और उन दोनों ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरब्रीडिंग हो गई। और उसके अंदर जो बिहेवियर देखे गए, देखें हमारे पास अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स लें और इन दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है, जैसे कि एक हमने घोड़ा ले लिया और एक हमने गधा ले लिया, ठीक है, ये दोनों आपस में जब क्रॉस लिंक करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो म्यूल बनेगा, मतलब खच्चर बनेगा। तो ये म्यूल जो होगा, ये इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो दोनों घोड़े की भी होंगी और इसके अंदर गधे की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद होंगी। इसका मतलब ये है इसके अंदर बिहेवियर भी इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के होंगे। तो जब देखा गया तो इसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर मौजूद थे और इसका मतलब ये है कि हमारे जीन्स जो है हमारे बिहेवियर को बना रहे हैं। तो ये जो है पूरी बात एक्सपेरिमेंटली हमें इंटरब्रीडिंग से पता चली और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से पता चली। इसके अंदर भी क्रॉस लिंक करवाया जाता है डिफरेंट स्पीशीज़ का। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हम क्रॉस लिंक तो करवाते हैं, लेकिन वो उनका जो है उनके स्पर्म्स और उनके एग जो है लेकर हम आर्टिफिशियली उसको जो है क्रॉस लिंक करवाते हैं। तो इस तरह से भी हमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, दोनों के बिहेवियर जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये प्रूफ करता है कि जेनेटिक बेसिस जो है वो बिहेवियर से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद एनिमल शो वेरी इन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर बिकॉज वेरिएशन ऑफ देयर जीन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं, डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने पिछले ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर ये पिछला ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कुछ और नई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप्ड हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर वेरिएशन आ गई जीन्स के अंदर। तो जीन के अंदर भी म्यूटेशन होती है, जीन्स के अंदर वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से जो बिहेवियर्स होते हैं उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है। For example, all dogs belong to same species. After artificial selection, different breeds have different behavior as variation in the hunting skill among the breed due to variation in their genes. तो जैसे कि हमारे पास जो डॉग होते हैं वो सारे सेम होते हैं, लेकिन कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ब्रीड्स जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट उनके पास बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि हंटिंग स्किल, उनकी शिकार करने की जो स्किल होती है वो किसी की वेल डेवलप होती है और किसी की डेवलप नहीं होती। तो ये ऐसा क्यों होता है, किसी कुत्ते तो सारे सेम होते हैं लेकिन डॉग्स के अंदर भी कुछ जो है डिफरेंट टाइप्स के डॉग मिलते हैं और कुछ कोई और टाइप के डॉग होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके जीन्स के अंदर वेरिएशन आ जाती है, उनके जीन्स के अंदर जो है कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं, उनके बिहेवियर्स भी चेंज हो जाते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स पे। बायोलॉजिकल रिदम्स वो एक्चुअली पैटर्न होते हैं, साइक्लिक पैटर्न होते हैं, जो कि हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आती हैं और वो साइक्लिक होती हैं। मतलब बार बार वो चेंजेस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। तो इस तरह से उसे हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। Biological rhythms are cyclic physiological patterns of activities of an organism that are in response to periodic environmental changes. तो बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जो है हर स्पेसिफिक पीरियड के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद वही एक्टिविटीज़ रिपीट करता है, वही रिस्पॉन्सेज जो है वो दोहराता है, वही बिहेवियर दोबारा वो बार बार शो करता है। The internal mechanism or device that control the physiological activities of living organism is independent of the external stimuli is termed as a biological clock. तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो कि बाहर के स्टिमुलाई के बगैर भी वो क्या करती हैं, वो काम होता रहता है बार बार, और उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे कि स्लीप और वेकअप साइकिल, हम इंसान जो है वो रात को सोते हैं और दिन को उठ जाते हैं। तो जब रात हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लगेगी, आपको सोने की जो है वो डिज़ायर हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली इस वजह से आ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है पूरा, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, और वो हमें बार बार जो रिपीट होते हैं फंक्शंस, उनके याद बार बार हमें दिलाता रहता है, ताकि वो हम बार बार वही फंक्शन जो है वो दोहराएं, वही एक्टिविटीज़ हम रिपीट करें, चाहे बाहर का स्टिमुलस हो या ना हो। कभी ऐसा होगा कि आपका टाइम सोने का
का हो गया है लेकिन अभी रात नहीं हुई, फिर भी आपको क्या होगा, नींद आने लग जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, आपका अंदर का प्रोसेसर जो है वो आप उसी टाइम पे फिक्स है और आप उसी टाइम पे सोते हैं हर वक्त। तो आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसी तरह से मेंटेन्ड है। तो बाहर के स्टिमुलस के बिना आप जो है आपका अंदर का मैकेनिज़्म, अंदर का डिवाइस जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। इस चीज़ को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। The activity of organism is synchronized with the day-night darkness cycle with the most of the organism with their pattern of activities for a specific portion of the day are 24 hour called day-night rhythms or circadian rhythms। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डे नाइट पर एक्टिविटीज़ जो है फिक्स होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो डे को करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो रात को करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म डे को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट को जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और उनका पैटर्न ऑफ एक्टिविटी भी उस तरह से होता है कि वो जब दिन होगा तो वो दिन के अंदर वो एक्टिव रहते हैं, तो हर बार वो दिन के अंदर ही एक्टिव होंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रात को एक्टिव होते हैं तो वो हर बार वो रात को एक्टिव हो जाएंगे और दिन को वो डीएक्टिव होंगे, वो दिन को सही से एक्टिव नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है सर्केडियन रिदम्स। हर 24 घंटे में स्पेसिफिक टाइम पे आप क्या करते हैं, वही काम जो है वो करते हैं। आप अगर दिन में एक बार एक्टिव होते हैं, आप दिन को एक्टिव होते हैं तो आप दिन को ही एक्टिवेट रहेंगे। और अगर आप रात के अंदर जो है एक्टिव होते हैं तो आप रात के अंदर ही आप मेंटेन होंगे, रात के अंदर ही आप एक्टिव होंगे। इसे सर्केडियम रिदम्स कहा जाता है। तो जैसे कि हमारे पास हम रात को सोते हैं, दिन को उठते हैं, तो ये हर बार हम रात को ही सोते हैं, तो ये क्या है, हमारा सर्केडियम रिदम है। उसके बाद एनिमल्स दैट आर नॉट एक्टिवेट थ्रू आउट द 24 आवर्स ऑफ द डे लाइक बटरफ्लाई, बर्ड इंक्लूडिंग मैमल्स आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे नाइट आर कॉल्ड डाययूरिनल एनिमल्स। डाययूरिनल एनिमल्स वो एनिमल्स कहलाते हैं जो कि सिर्फ दिन को एक्टिव होते हैं। 24 आवर्स में सिर्फ वो दिन को जो है एक्टिव होते हैं, बाकी रात को वो एक्टिव नहीं होते। तो रात को वो मोस्टली एक्टिव नहीं होते, दिन को एक्टिव होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डाययूरिनल एनिमल्स। और नॉक्टर्नल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ रात को एक्टिव होते हैं और दिन को वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। जैसे कॉकरोच, ओवल और बैट, ये क्या होते हैं, रात को घूमते रहते हैं, रात को ही ये क्या करते हैं, सारी रात एक्टिव होते हैं, लेकिन दिन को ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। और इंसान है, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या हैं, डाययूरिनल एनिमल्स हैं, क्योंकि ये दिन को एक्टिव होते हैं, रात को ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। देर आर स्टिल सम स्पीशीज़ जो कि रात को ना ही दिन को वो एक्टिव होते हैं, बल्कि डान और डस्क को वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब सुबह सवेरे और इवनिंग के अंदर, शाम को, अर्ली इन द इवनिंग, वो शाम को जो है एक्टिवेट होते हैं। तो सुबह को और जो शाम को एक्टिवेट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, ये क्या होते हैं, ये दिन को, रात को, डीप नाइट को ये एक्टिवेट नहीं होंगे और दिन को, दोपहर को ये एक्टिवेट नहीं होंगे, बल्कि ये सुबह और शाम को एक्टिवेट होते हैं। सम एनिमल्स आर एनुअल रिदम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास जो है एनुअल रिदम्स है, जैसे वो सालाना तौर पे वो चीज़ें जो है रिपीट करते हैं, इसे एनुअल साइकिल कहा जाता है। ये इसे सर्केनियल साइकिल या सर्केनियल रिदम कहा जाता है। इंक्लूडिंग बर्ड माइग्रेशन, जैसे कि बर्ड माइग्रेट करते हैं, बर्ड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एनुअली होता है। साल के बाद वो अपनी जगह को चेंज करते हैं और दूसरी जगह वो जाकर रहते हैं और दूसरी जगह अपना घोंसला जो है वो बनाते हैं और वहाँ पर जाकर वो बस जाते हैं। तो हर साल जो है वो स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक साल के बाद वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसे एनुअल रिदम, एनुअल साइकिल या फिर सर्केनियल साइकिल कहा जाता है। और जैसे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जैसे कि हर साल के बाद जो है बकरी अपना बच्चा देती है, इस तरह से साल के बाद जो है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है रिपीट होते हैं और इसे ये भी एक सर्केनियल साइकिल है। इंसेक्ट, फिशेस और बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी इनकी हाइबरनेशन होती है। मतलब वो जाके साल के अंदर एक स्पेसिफिक, जैसे कि विंटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जाकर पहाड़ों के अंदर बस जाते हैं, वहाँ पर अपने आप को जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ पर सो जाते हैं और जाकर हाफ ईयर के बाद जाकर वो बाहर निकलते हैं। ये एक्टिविटी हाइबरनेशन कहलाती है। और ये हाइबरनेशन भी क्या है, एक सर्केनियल रिदम है, एक सालाना रिदम है। बाकी मंथली भी रिदम होता है, मतलब हर महीने के बाद भी ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकता है और वो जो है वो मंथली साइकिल कहलाता है या उसे जो है कुछ और कहा जाता है। तो इस तरह से वो जैसे कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वुमेन के अंदर एग का प्रोड्यूस होना, ये वुमेन के अंदर क्या होता है, ये भी एक हमारे पास मंथली रिदम होता है, बार बार ये रिपीट होता है और ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल रिदम है। तो ये सारे बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। और एनिमल बिहेवियर के दो टाइप्स हैं, इनेट बिहेवियर जो लर्निंग बिहेवियर है। ये दोनों बिहेवियर्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।